तो कल हमने न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट किया था, मैंने आपको बेसिक्स बताया. वी वेंट थ्रू ऑल द बेसिक्स. व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट इज मास डिफेक्ट, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, what is radioactivity, what is binding energy per nucleon, how does the graph of binding energy per nucleon varies with mass number, what are the types of radioactive decay. यहाँ तक कल हमारा हुआ था. Now we want to go ahead with radioactive decay law. तो radioactive decay law क्या होता है ये बताना चाहिए. Okay. So for example, I have n number of radioactive nuclei. हमारे पास एक सब्सटेंस है जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, उसमें रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर है n. वी वांट टू नो कि इस n नंबर में से कितने रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डीके होंगे एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, या फिर एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम नाउ. तो हाउ मेनी रेडियोएक्टिव डीके, हाउ मेनी न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव atom will decay. So radioactive decay law tells you that the number of nuclei undergoing decay per unit time is proportional to the original number of original element. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आपको पता है कि रेडियोएक्टिविटी में क्या होता है. आपके पास एक x एलिमेंट है, x न्यूक्लियाई है विथ सम मास नंबर एंड सम z नंबर. ये जब डीके होगा तो डॉटर एलिमेंट में से कन्वर्जन होगा, ओके, प्लस समथिंग, एंड दिस समथिंग कैन बी अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, जो भी होगा वो. तो यू नीड टू नो दिस कि पेरेंट का कन्वर्जन हो रहा है डॉटर में. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ parent nuclei will decay per unit time will be proportional to number of parent nuclei present at that time. So dn is number, decaying number. एक सेकेंड में dn नंबर डीके हो रहा है, so minus dn by dt is proportional to n. मैं वापस बता रहा हूँ, क्वेश्चन ये था. क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाओ. ये यू हैव सब्सटेंस जो रेडियोएक्टिव है. रेडियोएक्टिव है का क्या मतलब है कि वो स्टेबल नहीं है, मतलब वो डीके होकर स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करेगा. गुड. इफ द न्यूक्लिया इज नॉट स्टेबल इट विल अंडरगो डीके. अब हमारे पास जब हम सब्सटेंस की बात करते हैं तो 1 2 3 न्यूक्लिया तो होते नहीं है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूक्लिया. तो क्या सब न्यूक्लिया एक साथ डिसइंटीग्रेट होंगे, डीके होंगे? नहीं. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लिया विल डिसइंटीग्रेट और डीके, मतलब कितने न्यूक्लिया का कन्वर्जन पेरेंट से डॉटर में होगा. इट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लिया प्रेजेंट एट दैट टाइम. ज्यादा नंबर प्रेजेंट होगा पेरेंट का तो ज्यादा डीके होगा, कम नंबर प्रेजेंट होगा तो कम डीके होगा. सो dn by dt is directly proportional to n, where negative sign indicates that parent nuclei is decaying with time. तो नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि जो पेरेंट न्यूक्लिया है उसका नंबर कम हो रहा है विद टाइम. Therefore, I can write down minus dn by dt is equal to lambda n. जो लैम्बडा है इसको आप बोलते हो डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. डीके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. Okay. Therefore, you will write this as dn by dt is equal to minus lambda n. अगर आपको मॉड वैल्यू की बात करनी है तो आप मॉड वैल्यू भी बोल सकते हो, पर नॉर्मली इस केस में मॉड लेते नहीं हैं हम लोग, राइट. एनीवेज, सो नाउ इफ यू सी हियर, आपके पास दो वेरिएबल्स है. n वेरिएबल क्यों है? क्योंकि n is the number of parent nuclei which is radioactive, और उसी का डीके हो रहा है, मतलब वो क्वांटिटी कम होता जाएगा, वो नंबर कम होता जाएगा. तो वेरिएबल है, इट इज चेंजिंग विथ टाइम. टाइम भी वेरिएबल है. और ये दो वेरिएबल्स दोनों वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो. therefore you can write this as dn by n equal to minus lambda dt, right. so you can separate these two variables. इसको आप बोलते हो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. अगर आपके पास एक बार वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया तो जब
डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो तो फिर आप इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन dn by n इक्वल टू माइनस लैम्बडा dt, क्योंकि लैम्बडा कांस्टेंट था तो मैंने बाहर रख दिया उसको इंटीग्रेशन के। dn by n का इंटीग्रेशन होता है log of n, नेचुरल log of n माइनस लैम्बडा t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दो तरीके हैं, एक तो आपको लिमिट्स पता होनी चाहिए कि dn, देखो बेसिकली क्या है, अल्टीमेटली हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी था n0 और एट द प्रेजेंट टाइम द क्वांटिटी इज n, तो आप बोल सकते हो n0 to n, 0 to t, because initially at time t equal to 0 you had n0 number of radioactive element, radioactive nuclei, and at time t you had n number of radioactive nuclei। तो ऐसा भी लिख सकते हो, अगर ऐसा लिखोगे तो फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब ये जो है ये ऐड नहीं करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सॉरी नॉट प्रोपोर्शनलिटी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। पर अगर नहीं पता आपको, इफ यू डोंट नो लिमिट्स, अगर आपको लिमिट्स नहीं पता तो यू हैव टू ऐड अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर आप बोलोगे बट एट t इक्वल टू t0 या फिर 0 एट इनिशियल टाइम n was equal to n0, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस वाज n0, तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे, therefore log of n0 equal to minus lambda 0, मतलब मैंने इक्वेशन 1 में ये सब सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो फ्रॉम 1 and 2 प्लस c, तो मुझे मिल गया therefore c equal to log of n0, इक्वेशन 4, इसको मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो substituting c equal to ln natural log of n0 in equation number 1, therefore you will have natural log of n minus lambda t plus natural log of n0, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे ln of n minus ln of n0। It's up to you how to solve it, हर किसका तरीका अलग अलग होता है सॉल्व करने का, तो आपके ऊपर है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी, ओके। तो आपको पता है log a माइनस log b होता है log of a by b, तो यू कैन राइट डाउन ln of n by n0 इक्वल टू e raised to माइनस लैम्बडा टी, राइट। नाउ एक साइड पे log है, एक साइड पे एक्सपोनेंशियल है, दिस इज व्हाट यू शुड नो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल नहीं है, हम लेंगे, आई एम सॉरी फॉर दिस, माइनस लैम्बडा टी था, it was minus lambda t because I am going to take exponential now. So taking exponential on both sides, taking exponential on both sides, you will have, अभी आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक्सपोनेंशियल ले रहे हो, है ना, दोनों साइड पे e raised to log of n by n0 equal to e raised to minus lambda t। e और log ये अपोजिट ऑपरेशंस होते हैं, so they cancel out basically, तो n upon n0 equal to e raised to minus lambda t, तो आपको मिल गया n इक्वल टू n0 e raised to minus lambda t। और ये जो माइनस लैम्बडा t है, माइनस लैम्बडा e raised to minus lambda t, मतलब ये आपको बता रहा है that the number is decaying with time। कैसे, तो this is also one important thing, you need to fetch out physics from mathematics, आपको मैथ्स में से फिजिक्स निकालते आना चाहिए। so if you plot time against number n at t equal to t0, जब t की वैल्यू 0 होगी तो n इक्वल टू n0 e raised to minus 0, है ना, तो e raised to minus 0 is e raised to 0, anything raised to 0 is 1, तो ये आ जाएगा n0, मतलब इनिशियल क्वांटिटी एट t इक्वल टू 0 was n0, और ऊपर ये जो एक्सपोनेंशियल है माइनस लैम्बडा टी, माइनस लैम्बडा टी आपको बता रहा है कि विथ टाइम क्वांटिटी कम होने वाला है, तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस, एक्सपोनेंशियल डीके बोलते हैं इसको हम लोग। तो द क्वांटिटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस विल डीके विथ टाइम समथिंग लाइक दिस,
राइट। तो ये ऐसा डीके होने वाला है। ओके, तो few things that you need to understand and remember. क्वेश्चन ये था, हमको पता है कि अगर एलिमेंट न्यूक्लियस ये अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है, तो इसका तो डीके होने वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास वी हैव गुड क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्या पूरा एक साथ डीके होगा? नो। तो कितना डीके होगा, कितने पेरेंट न्यूक्लियाई का कन्वर्जन डॉटर न्यूक्लियाई में होगा? तो ये डिपेंड करता है कि पेरेंट न्यूक्लियाई का मतलब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का क्वांटिटी कितना प्रेजेंट है उस टाइम पे। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज proportional to number of parent nuclei present at that time. So minus dn by dt is proportional to n. ओके, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दोगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दोगे तो आप लैम्डा लिखोगे व्हिच इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज डीके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, राइट। वेल, बाय द वे, वन मोर थिंग यू नीड टू नो, व्हाट इज एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल। तो एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल पे मैं आऊंगा एंड यू विल सी देयर एक्टिविटी इज दिस। हम देखेंगे आगे जाके व्हाट इज एक्टिविटी। ओके, विल सी। तो dn by dt आ गया माइनस लैम्डा n, तो dn by n इक्वल टू माइनस लैम्डा dt, ये आ गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट करते हो, हमने इंटीग्रेट कर दिया। dn by n का इंटीग्रेशन है log of n, और dt का तो आपको पता है t आएगा, तो आपको मिल गया log of n माइनस लैम्डा t प्लस c, बट एट t इक्वल टू 0 n इक्वल टू n0, तो log of n0 इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू 0 प्लस c, तो c इक्वल टू log of n0 आ गया। ओके, तो ये जो कांस्टेंट है इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे इक्वेशन 1 में, देन वी हैव ऑब्टेन्ड natural log of n by n0 equal to minus lambda t. Taking exponential on both sides and simplifying, you have n which is, देखो ये इंपॉर्टेंट है, n क्या है यहाँ पे? n है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट एट सम गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये n ऑफ t है बेसिकली। n ऑफ t मतलब नंबर ऑफ element radioactive nuclei present at some instant of time t. Okay, so when you plot this in the form of a graph, the graph looks something like this. Okay, so this brings us to an important question. हमने बोला एक साथ तो सब न्यूक्लियाई डीके होंगे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अभी हमारे पास 10,000 न्यूक्लियाई है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के और एक साथ सबके सब डीके हो गए। अगर ऐसा होता तो यूरेनियम विच इज रेडियो एक्टिव, एंड जब वो डीके होता है तो इट इमिट्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। और रेडियो, आपको पता होगा जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल यूरेनियम यूज होता है, क्योंकि जब वो डीके होगा वो अनस्टेबल है, वो जब डीके होगा तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है, या फिर आप बोल सकते हो इमिट करता है। अगर सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक साथ डीके हो जाते तो हमको आज कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलता ही नहीं। और इंटरेस्टिंगली, इफ योर मैथमेटिक्स इज स्ट्रांग इनफ, ये आपको समझेगा इसका मतलब क्या है। और इसका मतलब समझने के लिए आप ग्राफ पे देखो, मैंने शुरू तो यहाँ से किया, मतलब बाय एक्सिस जहाँ पे n था, लेकिन टाइम एक्सिस में मैंने कहीं टच नहीं किया है, क्योंकि आई कैन नॉट डू दिस। मैं टाइम एक्सिस पे इस कर्व को टच होते हुए दिखा ही नहीं सकता हूँ। व्हाई? बिकॉज यू शुड नो दैट डीके, एक्सपोनेंशियल डीके जब होता है तो वो टाइम एक्सिस को इंफिनिटी पे ही टच करता है। तो इट ऑलवेज बेसिकली इंटरसेक्ट टाइम एक्सिस एट इंफिनिटी ओनली। वो इंफिनिटी पे ही टाइम एक्सिस को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा।
तो दिस इज समथिंग टू बी अंडरस्टूड। ओके, इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जीरो, किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की क्वांटिटी जीरो इन्फिनाइट टाइम पे ही होती है, लॉन्ग इनफ टाइम। ओके, गुड। सो because all the radioactive nuclei do not decay at the same time, it brings us to a question, फिर हम how can we define lifetime? तो हम लोग पहला डिफाइन करते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ये होता है, अगर मान लो मेरे पास इनिशियल क्वांटिटी n0 था, किसका? n0 नंबर ऑफ न्यूक्लिया किसके? रेडियो एक्टिव के, पेरेंट के। इसको n0/2 होने के लिए जितना टाइम लगेगा दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड इज द अमाउंट ऑफ टाइम a radioactive element takes to decay to half of its initial value। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में? हम बोलेंगे पुट n equal to n0/2 and t equal to t half in equation 1। हमारा एम है टू फाइंड आउट हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्स for a radioactive element to decay to half of its initial value। तो मैंने n equal to half of initial लिख लिया, तो n0/2 equal to n0 e raised to minus lambda t half। कैंसल कैंसल, तो ये आपको देगा 1/2 equal to 1 upon e raised to lambda t half। सिर्फ ऊपर माइनस है तो नीचे लाके प्लस हो गया, तो ये आपको देगा e raised to lambda t half equal to 2, taking log on both sides, lambda t half equal to natural log of 2, therefore t half equal to natural log of 2 by lambda, that is 0.693 by lambda। ये मिल गया आपको हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला। ओके, so here we have a formula for half life period। now अब इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस नीट में आते हैं तो वो इस इक्वेशन पे आते हैं, हाफ लाइफ पे। और एक फॉर्मूला है दैट इज मीन लाइफ और एवरेज लाइफ, उसकी हम बाद में बात करेंगे। we'll see in tabulated फॉर्म एक हाफ लाइफ के बाद कितनी क्वांटिटी बचेगी, कितना परसेंटेज बचेगा, कितना फ्रैक्शन बचेगा। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट आई एम सेइंग इज, मान लेते हैं हमारे पास इनिशियल नंबर n0 था, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट हियर अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट या फिर क्वांटिटी लेफ्ट। यहाँ मैं लिखता हूँ आफ्टर n लाइफ्स, आफ्टर nth half life, percentage of substance left, percentage of substance left, और यहां मैं लिखता हूं fraction of substance left, fraction of substance left। See, the idea is before I start making table, I just want to tell you कि एक्चुअली करना क्या है। मैं नंबर के थ्रू समझाऊंगा। मान लेते हैं हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी था 1000, मतलब मेरे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के 1000 न्यूक्लियस थे। वी हैड 1000 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। मान लेते हैं इसका हाफ लाइफ है लेट अस से 1 मिनट, टी हाफ है 1 मिनट मान लेते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ओके, तो 1 मिनट के बाद क्वांटिटी कितना बचेगा? 500। अगले 1 मिनट में कितना बचेगा? 250। अगले 1 मिनट के बाद कितना बचेगा? 125। अगले 1 मिनट के बाद कितना बचेगा? अगेन इसका हाफ, है ना। तो ये फर्स्ट हाफ लाइफ था, क्वांटिटी हाफ हो गया। ये सेकंड हाफ लाइफ था,
क्वांटिटी हाफ का भी हाफ हो गया, ये थर्ड हाफ लाइफ था, क्वांटिटी हाफ के हाफ का भी हाफ हो गया, राइट। इसी को हम लोगों को फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन इन हैंड इज वेरी सिंपल। वी हैड अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस विथ सम हाफ लाइफ। हमको देखना है एक हाफ लाइफ के बाद क्वांटिटी कितना बचा, ओके, राइट, परसेंटेज कितना बचा और फ्रैक्शन कितना बचा, तो हमको देखना है ये, ओके। तो लेट अस डू इट दिस वे। ऑलराइट, तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विथ at t equal to 0 इनिशियल क्वांटिटी, ओके। मतलब इनिशियल क्वांटिटी हमने बोला है n0, ओके। परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट, हमारे पास टोटल 100% है इनिशियली, क्योंकि इनिशियली तो वो जस्ट क्रिएट हुआ है ना, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो जस्ट बना होगा। इनिशियली जब मैंने मेजरमेंट चालू किया तो मेरे पास 1000 थे, मुझे नहीं पता वो कब बना, ओके। तो इनिशियल जब मैंने मेजर करना स्टार्ट किया तब 1000 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस थे, n0 थे। तो हम इस क्वांटिटी को 100% मान के चलेंगे कि ये 100% क्वांटिटी है हमारे पास। फ्रैक्शन कितना बचा है, 1। आफ्टर वन हाफ लाइफ, ओके, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, आफ्टर वन हाफ लाइफ कितना बचेगा, n0/2, याद होगा 1000 का 500 हो गया था। परसेंटेज कितना बचा, 50% ओरिजिनल का, और फ्रैक्शन कितना बचा, हाफ फ्रैक्शन बचा। ये एक्चुअली तीनों चीजें सेम है, ये और ये और ये, इट्स द सेम थिंग। वी आर जस्ट राइटिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ मैं फॉर्मूला भी बनाने वाला हूं, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ मतलब हाफ का भी हाफ होगा, तो ये हो जाएगा n0/4, है ना। n0/2/2 मतलब n0/4, n0/4 को मैं 2² लिख सकता हूँ, यस। कितना परसेंट बचा, 25% बचा ओरिजिनल का। फ्रैक्शन कितना बचा, 1/4 बचा है फ्रैक्शन टोटल का, ओके, गुड। देन आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, n0/2/2 मतलब बेसिकली क्या है, देखो पहले 1000 था, फिर 1000/2 हुआ, ओके, जस्ट अ मिनट। तो 1000/2 हुआ, देन सेकेंड लाइफ के बाद 1000/4 हुआ, राइट। थर्ड लाइफ के बाद 1000/8 होगा, ऐसा चलते जाएगा, ओके। तो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये अपने से पहले जो नंबर आया है n0/2² का हाफ, मतलब ये n0/2�3, मतलब क्वांटिटी n0/2�3 बचा है। परसेंटेज कितना बचा है, 12.5%, मतलब 1/8 फ्रैक्शन, ओके। सिमिलरली आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ, after fourth half life you have n0/2⁴, 2�3/2, मतलब n0/2⁴, मतलब कितना परसेंट बचा, 6.25। फ्रैक्शन कितना बचा है, 1/16, ओके, गुड। नाउ आई वांट टू नो इन जनरल nth हाफ लाइफ के बाद क्या क्या क्वांटिटी बचा है, nth हाफ लाइफ के बाद। तो I am just removing fourth half life because of space limitation. ये आपके पास है 1/2⁴, ये आपके पास है 1/2⁴, ये है 1/2⁴, ये आपके पास है 1/2⁵, राइट। nth हाफ लाइफ के बाद you will have
amount left as n0 upon 2 raised to n. Similarly, percentage of quantity remaining will be 1 upon 2 raised to n into 100. Similarly, here you have fraction 1 upon 2 raised to n. Okay, मैं वापस बताने वाला हूं because this is something very important. अगर आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूलास पता है तो इफ आई टेल यू, मान लेते हैं मैं नंबर समझा देता हूं। इनिशियल क्वांटिटी था 1000, एक हाफ लाइफ के बाद बचा 500, दूसरे के बाद बचा 250, तीसरे के बाद बचा है 125, है ना, करेक्ट? ओके, if I tell you initial quantity was 1000, what is the quantity left after third half life? फॉर्मूला क्या था? n0 upon 2 raised to 3, है ना? जनरल फॉर्मूला देखो, look at the जनरल फॉर्मूला, n0 upon 2 raised to n. तो थर्ड हाफ लाइफ मतलब n इक्वल टू स्मॉल n इक्वल टू 3 डालना पड़ेगा, तो डाल दिया, तो ये आ गया n0 अपॉन 2 raised to 3 is 8, मतलब 1000 by 8, 1000 by 8 is 125, है क्या 125? यस। तो ये जनरल फॉर्मूला आपके बहुत काम में आने वाला है। इफ आई टेल यू इनिशियल क्वांटिटी इतना है, 10 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। इफ आई टेल यू इनिशियल क्वांटिटी 10,000 है, हाउ मच इज लेफ्ट आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ, तो आप बोलोगे n0 अपॉन 2 raised to n, मतलब n0 is 10,000 अपॉन 2 raised to 4, that is 16, तो 10,000 by 16 करना पड़ेगा हमको। 1 by 16 आपको पता है कितना होता है? पता है ना 1 by 16 कितना है? पता होना चाहिए। ओके, 0.625 into 10,000। ओके, तो कितना बचेगा आपको पता होना चाहिए। हाउ मच इज लेफ्ट? 625 nuclei are left after fourth half life. So this is how you can directly make calculations here, right? So this table is very important. हमने डायरेक्टली जनरल फॉर्मूला बना लिया, हमारे लिए ये फॉर्मूलास they will help us solve questions easily. Okay, now once you know what is half life, then we should define what is mean life or average life. Okay, mean lifetime और average lifetime, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। As I told you कि सारे के सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एक साथ डीके नहीं होते हैं। All the radioactive nuclei do not decay at the same time, right? मतलब इस केस में हम ऐसा डिफाइन कर ही नहीं सकते कि टोटल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जीरो होने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वैसा होता ही नहीं है बेसिकली। तो we define something called as mean lifetime. So mean lifetime is average life of a nucleus, radioactive nucleus. कोई भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस एवरेज कितना टाइम रहता है, दैट इज मीन लाइफ टाइम एंड इट इज गिवन बाय टाउ। देखो टी हाफ को मैंने टी हाफ से डिनोट किया था, हाफ लाइफ को, और मीन लाइफ को मैं डिनोट करूंगा टाउ से। अगर आपको याद होगा हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ, ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 by लैम्बडा मतलब 0.693 by लैम्बडा आया था। इफ यू रिमेंबर, लुक हियर, नेचुरल लॉग of 2 by lambda मतलब 0.693 by lambda, whereas mean life tau is 1 by lambda. That's it. This is all you need to know. ये फॉर्मूला कैसे आया, हम लोग इसको while doing numericals we will discuss. जब भी जरूरत पड़ेगी तब हम करेंगे इसको डिराइव, राइट? तो इम्पोर्टेंटली न्यूक्लियर फिजिक्स में मैक्सिमम वेटेज इस पे ही है। Maximum you will be asked questions on half life, average life,
रेडियोएक्टिव डीके लॉ, दैट्स इट, दैट्स ऑल। या फिर वो जो 3 टाइप के डीके है उस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उससे ज्यादा इट इज नॉट in the scope of your syllabus for NEET, right? So let us start with first question. So if the binding energy of deuterium is 2.23 MeV, the mass defect given in AMU is, इसके लिए आपको सबसे पहले you need to remember what was the concept of binding energy. तो मैंने कल ही बताया लास्ट लेक्चर में कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। हमें यहाँ पे ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम क्या होता है ये पता होना चाहिए। ड्यूटेरियम मतलब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। वो वर्क डन कहाँ से आया? तो वो वर्क डन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था और वही एनर्जी यूज हुई थी बाइंड करने के लिए। रिमेंबर आई टोल्ड यू यस्टरडे, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये जो न्यूक्लियस है ड्यूटेरियम का, इसका मास होना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। इतना मास होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड मास है, एक्सपेक्टेड मास। लेकिन मेजर्ड मास जो होता है m, ये एक्सपेक्टेड से कम मिलता है हमको, ये मेजर्ड मास, राइट। कम क्यों हुआ? क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ मास वाज कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड दैट एनर्जी वाज यूज्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। तो ये जो डिफरेंस इन एनर्जीज है, दिस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट डेल्टा एम। ओके, राइट। तो अब हमारे पास हमको बोला है इफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम इज 2.23 MeV, तो बाइंडिंग एनर्जी दिया है आपको और आपको पूछा है मास डिफेक्ट इन गिवन इन एटॉमिक मास यूनिट। एंड आई टोल्ड यू यस्टरडे अगेन कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट था, मतलब इनडायरेक्ट असाइनमेंट था। आई टोल्ड यू दैट यू कैन राइट डाउन मास डिफेक्ट into c square as energy, याद होगा आपको। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर जूल। इसको अगर कन्वर्ट करना है ईवी में तो ये डायरेक्टली आता है आपका डेल्टा एम इंटू 931.5 MeV। so this is binding energy after substituting for c की वैल्यू 3 × 10⁸ और जूल को ईवी में कन्वर्ट करने के बाद आपको डायरेक्टली मिलता है ये फॉर्मूला। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट into 931.5 MeV, where delta m mass defect is measured in atomic mass unit. Now I am pretty sure that आप लोगों को ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है ये पता होगा। दिस इज माय एक्सपेक्टेशन अगेन, बिकॉज केमिस्ट्री आपका हुआ है। जिनको नहीं पता प्लीज लेट मी नो बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर सो दैट आई कैन टेल यू, बट आई हैव दिस एक्सपेक्टेशन दैट यू शुड नो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, राइट। तो डेल्टा एम ये किलोग्राम में नहीं है, ये एटॉमिक मास यूनिट में मेजर होता है। ओके, नाउ अगर आपको ये अभी बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मूला याद रख लेना, डेल्टा एम इंटू 931 रफली 0.5 छोड़ दो चलेगा MeV, ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है। बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम इंटू 931 MeV, ये बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए। हमको क्या पूछा है? मास डिफेक्ट, तो हमको डेल्टा एम पूछा है, तो डेल्टा एम क्या आएगा? बाइंडिंग एनर्जी अपॉन 931, वही फॉर्मूला यूज किया मैंने। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना था हमारे पास? 2.23 MeV, MeV मतलब 10⁶ eV अपॉन 931। ओके, इसको सॉल्व करो। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट, ऑफ कोर्स MeV है
you need to be pretty sure, okay? हर चीज को अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, otherwise you'll end up getting wrong answers. You have to be sure about what you are doing, नहीं तो आंसर हो जाएगा गलत, ओके? तो यहाँ पे ये जो है ये नहीं लिखना। तो जब आप डेल्टा एम का फॉर्मूला लिखते हो, by default this has to be in MeV if delta m if you want in atomic mass unit. ये एक गलती होती है। MEV को देखो, इट इज वेरी ऑब्वियस, बाइंडिंग एनर्जी MEV में था, क्या था? MEV 2.23 MEV मतलब 10 पावर 6 EV, राइट, अपॉन 931। ऐसा नहीं चलेगा। डेल्टा एम का फॉर्मूला जब आप लिखते हो तो बाइंडिंग एनर्जी ये MEV में होना चाहिए, अगर आपको मास डिफेक्ट एटॉमिक मास यूनिट में चाहिए तो, बाय डिफॉल्ट, इट्स बाय डिफॉल्ट। सो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी 2.23 अपॉन 931, इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 0.0024, ऑप्शन नंबर डी। So you have binding energy as 0.0024. That is correct answer. Next question. The masses of neutron and proton are 1.0087 AMU. न्यूट्रॉन का मास एटॉमिक मास यूनिट में दिया है आपको 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट, और प्रोटॉन का मास दिया है आपको 1.0073 atomic mass unit respectively. If the neutrons and protons combine to form a helium nucleus of mass 4.0015 AMU, मतलब ये measured mass है, ऐसा वो बोल रहे हैं। Binding energy of helium nucleus will be, तो मैंने जैसे आपको बताया था बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। व्हाट वाज बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला? बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला वाज, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, इतना एक्सपेक्टेड मास था। मेजर्ड मास m है तो माइनस कर लेंगे, राइट? अगर ये m, ये m और ये m, ये सब अगर एटॉमिक मास यूनिट में है तो बाय डिफॉल्ट बाइंडिंग एनर्जी MEV में होगा, C² लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी अभी आपको बताया है, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, राइट हियर आई हैव टोल्ड यू। सो नाउ लेट अस पुट वैल्यूज। सो दिस इज 2 times of mass of proton, 2 times of mass of proton आपके पास है 1.0087 प्लस 2 times of mass of neutron है 1.0073 माइनस, ऑफ कोर्स माइनस m इज, अब यहाँ पे आपको दिया है 4 point something, तो ये वैल्यू डालो आप 4.0015, ओके? सो दिस इज इक्वल टू 2 into 1.0087 मल्टीप्लाई करो, उसमें प्लस 2 into 1.0073 करो और माइनस। तो आई टेल यू, इंटेंशनली मैंने एक फैक्टर मिसिंग रखा है यहाँ से, और उसका रीजन है बिकॉज ये एग्जाम में गड़बड़ होता है, तो हमको एग्जाम में नहीं करना है, तो वी विल लुक वेयर वी कैन गो रॉन्ग। तो जस्ट टू टेल यू कैलकुलेशन, सॉरी आई एम डूइंग इट ऑन कैलकुलेटर, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू बट आई कैन डू इट। 1.0087 plus 2 into 1.0073 माइनस, मतलब ये आ गया आपका 4.032 माइनस 4.0015 into 931। ये 931 फैक्टर लिखना जरूरी है, नहीं तो आंसर आएगा नहीं आपका, बिकॉज दिस इज 0.0305 into 931। मोस्टली MEV में लिखते टाइम 931
ये skip हो जाता है, so that is why you need to know. So this turns out to be 28.39 MeV, option number A. Okay, तो ये 931 हमेशा बाइंडिंग एनर्जी जब आप MeV में लिखोगे और जब आप C स्क्वायर नहीं लिखोगे तो हमेशा 931 ये फैक्टर आना ही चाहिए विदाउट फेल. यू शुड हैव दिस फैक्टर ऑलवेज, otherwise you will not get correct answers. Okay, so this is something that you need to know, you need to remember. All right, good. So we'll stop for today. We'll come up with more questions tomorrow at the same time.